गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब सबसे पहले तो हमें ग्रंथि शब्द का मतलब समझना होगा, उसके बाद ही हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। ग्रंथि शब्द का मतलब ऐसे अंगों से होता है जो अपने अंदर से कोई ना कोई विशेष प्रकार का हार्मोन स्त्रावित करती हैं। उन सभी अंगों को हम ग्रंथि का नाम देते हैं। तो वो सभी अंग जो अपने अंदर से कोई विशेष कार्य करने वाले हार्मोन्स का निस्त्राव करती हैं, कुछ विशेष रसायनों का निर्माण करती हैं, वो सभी अंग कहलाते हैं ग्रंथियां। लेकिन मैंने अंतःस्त्रावी शब्द का प्रयोग क्यों किया? देखो एक बार, ग्रंथि अलग अलग दो तरह की होती हैं भाई, है ना। आपको जब भी आप पढ़ोगे दो शब्द आपको हमेशा दिखेंगे। एक तो होता है बहिस्त्रावी ग्रंथियां और एक होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। देखिए क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला, ग्रंथियां वो सभी अंग हैं जो अपने अंदर से क्या निकालती हैं, एक विशेष कार्य करने वाला रसायन निकालती है ना। तो इस तरह के विशेष रसायनों को निकालने वाली जो ग्रंथियां हैं वो दो तरह की हैं। ये कहां पर रसायन निकाल रही हैं? इस आधार पर, यदि वो रक्त वाहिनी में नहीं निकाल रही, अपने रसायनों को रक्त से बाहर की ओर, शरीर से बाहर की ओर निकाल रही हैं, रक्त वाहिनी में नहीं डाल रही, तो उनको हम बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस कहां निकालती हैं? रक्त के अंदर निकालती हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो सीधा सा अंतर है, जो ग्रंथियां अपने रसायनों को रक्त के अंदर डाले वो अंतःस्त्रावी, और जो अपने रसायनों को रक्त में नहीं डाले, बाहर की ओर डाले, वो बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी जैसे हमारे नाक की श्लेष्मा ग्रंथि, जो श्लेष्मा को रक्त में नहीं डाल के नाक के मार्ग में डालती है। कान की सिरुमिनस ग्रंथि, है ना। आंख की अश्रु ग्रंथि जो अपने आंसुओं को बाहर निकालती है। हमारी पसीने निकालने वाली स्वेद ग्रंथि, ये सब कौन है? बहिस्त्रावी। आज हमको इनके बारे में बात नहीं करनी है, हमें आज बात करनी है उन ग्रंथियों की जो अपने रसायनों को, अपने हार्मोन्स को रक्त के अंदर डालती हैं। तो चलिए फिर इन ग्रंथियों को एक एक करके शुरू करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, मानव शरीर में कहां कहां पाई जाती हैं, कितनी होती हैं, किन नामों से जानी जाती हैं और क्या क्या काम करती हैं। कर दें शुरू? चलिए आ जाइए फटाफट। हमने यहाँ पर एक मानव का शरीर तैयार किया है। हम ऐसे कल्पना कर लेते हैं कि एक मानव शरीर है और इस मानव शरीर के अंदर अलग अलग कुछ अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग अलग कई तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य के ऊपर वाला भाग जहां मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क वाले हिस्से में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पाई जाती है। ये वाली ग्रंथि जो एक सीधी मोटी पट्टी के रूप में दिखाई देती है, मस्तिष्क में होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहलाती है। ठीक, तो एक बार हम नाम ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा इस पट्टी के आगे की ओर, ऊपर की साइड में, है ना, इसकी जो छत है यहाँ पे, यहाँ ऊपर की साइड में एक ग्रंथि और है भाई। इस ऊपर पाई जाने वाली इस छोटी सी ग्रंथि को हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। ये है पीनियल ग्रंथि। ये भी मस्तिष्क के अंदर ही है और थोड़ा ऊपर की ओर है। अच्छा, इस हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ यहां पर एक मटर के दाने समान आकार की लटकी हुई ग्रंथि और पाई जाती है भाई। इस लटकी हुई ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या?
पीयूष ग्रंथि। ये नाम सुना होगा कभी आपने। इस ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो मतलब ये निकला कि मानव के मस्तिष्क वाले हिस्से में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो होती है हाइपोथैलेमस, एक होती है पीनियल और एक होती है पीयूष ग्रंथि। क्लियर है ये? अच्छा, अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, मस्तिष्क को छोड़ो, नीचे गले में आ जाओ आप। मानव की गर्दन में, गले वाले हिस्से में एक एच आकार की बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। एच आकार की या तितली समान आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे गले में मिलती है। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। और जब आप थोड़ा गौर से देखते हो तो थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों में, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, जिनको मैंने छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाया है, देखना एक बार। ये जो छोटे छोटे 4 गोले बनाए हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये है पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ एक बार। जब आप गर्दन छोड़ के हमारे वक्ष सिरे पर आते हो, वक्ष वाले हिस्से पर आते हो, तो हमारे हृदय के ठीक सामने एक ग्रंथि और पाई जाती है भाई। हृदय के ठीक सामने पाई जाने वाली इस ग्रंथि को हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि कहलाती है। और फिर जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तो आपको यहां पर आमाशय के ठीक नीचे एक बड़ी अनियमित आकृति की ग्रंथि और दिखाई देती है। इस ग्रंथि को बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। उस साइड ले लेते हैं, ये है अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर है? चलिए, अब आप अग्नाशय ग्रंथि के नीचे आओगे तो आपको दिखेगी 2 किडनी, 2 वृक्क होते हैं हमारे, हमने उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ा है ये। और ये जो दोनों किडनी हैं, उनके ऊपर एक टोपी समान आकार की ग्रंथि और पाई जाती है। इन टोपी समान आकार की ग्रंथियों को हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। इन टोपी जैसी एक जोड़ी ग्रंथियों को एड्रीनल ग्रंथि या इसी को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये दोनों वृक्कों के ऊपर मिलती है, इसलिए अधिवृक्क नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। जब आप दोनों एड्रीनल ग्रंथि के नीचे देखते हो तो यदि ये शरीर महिला का है तो फिर यहाँ पे एक ग्रंथि इस साइड और एक ग्रंथि इस साइड, है ना। 2 अंडाकार आकार की ग्रंथियां दिखाई देंगी उदर गुहा के भीतर, यदि ये महिला का शरीर है तो। ठीक, इन दोनों अंडाकार आकृति की ग्रंथियों को बोलते हैं अंडाशय ग्रंथि। ये है अंडाशय ग्रंथि। क्लियर है? चलिए, 2 है। इसके अलावा यदि मान लीजिए ये शरीर किसी पुरुष का है तो फिर क्या होता? अंडाशय नहीं होता। यहां शरीर के बाहर की तरफ 2 ग्रंथियां पाई जाती है, दोनों पैरों के बीच। इन दोनों ग्रंथियों को हम कहते हैं क्या? वृषण। ये है वृषण ग्रंथि। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको आज की क्लास में सीखनी है वो ये कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते किसे हैं। तो हमको ये पता लगा कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने विशिष्ट कार्य करने वाले रसायनों को, यानी हार्मोन्स को रक्त के अंदर डालती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है।
अब आपको नाम ध्यान रखने हैं, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। एक चीज, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये ग्रंथियां कहां कहां पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं एक बार। हाइपोथैलेमस कहां पर है? मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहां है? हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी हुई पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि कहां है? मस्तिष्क में थोड़ा ऊपर पीछे की ओर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहां? हमारी गर्दन में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के सामने पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के नीचे बाईं ओर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपर पाई जाती है। अंडाशय ग्रंथि महिलाओं में उदर गुहा के भीतर दोनों ओर पाई जाती है। और वृषण ग्रंथि पुरुषों में दोनों पैरों के बीच बाहर की ओर लटकी हुई पाई जाती है। तो ये दूसरी बात हो गई इनकी स्थिति। अब तीसरी बात, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, हाइपोथैलेमस कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। पीयूष ग्रंथि कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि कितनी है? सिर्फ एक होती है। थायराइड ग्रंथि कितनी है? सिर्फ एक। और पैराथायराइड कितनी है? गिनना तो थायराइड के अंदर की तरफ 4 है। इसका मतलब ये कितनी होती है? 4 होती है। थाइमस ग्रंथि कितनी होती है? सिर्फ एक होती है। अग्नाशय ग्रंथि सिर्फ एक होती है। एड्रिनल ग्रंथि कितनी है? देखो तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक है ना, इसका मतलब कितनी होती है? 2 होती है। यदि अंडाशय है महिलाओं में तो फिर 2, और वृषण भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये हो गई तीसरी बात, इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब आती है चौथी बात, इनके कुछ दूसरे उपनाम भी हैं, वो आपको याद रखने हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, हेड मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या है कि हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियों के मैंने नाम लिए हैं, हाइपोथैलेमस को छोड़कर शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन सभी पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। जैसे सभी बच्चों पर कंट्रोल कौन करता है? मास्टर करता है। वैसे ही ये भी वही काम कर रही है। इसलिए ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये सब तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ये नहीं कहे, इसलिए इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन जो टीचर होता है, मास्टर होता है, वो भी किसके कंट्रोल में होता है? हेड मास्टर के कंट्रोल में होता है। तो यहां भी है एक हेड मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, जो क्या काम करता है? पीयूष ग्रंथि पर अपना कंट्रोल करता है, मास्टर पे कंट्रोल करता है। और ये पीयूष ग्रंथि किस पे कंट्रोल करती है? बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। ये एक व्यवस्था है शरीर के अंदर, ताकि कोई भी अपनी मनमर्जी ना चला पाए और सब कुछ संतुलित रहे, बैलेंस रहे और सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे। चलिए, इनके नाम हो गए। पीनियल ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं लैंगिक जैविक घड़ी। इसे लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है। ये तरुण अवस्था को यानी किशोर अवस्था को अपने समय पर लेकर आती है। ये एक तरह से समय का ज्ञान कराती है शरीर को कि कब बड़ा होना है,
कब सोना है, कब जगना है, कब भूख लगे, कब आर्तव चक्र चले महिलाओं में, ये सारे समय का निर्धारण पीनियल ग्रंथि से होता है। इसलिए इसको बोलते हैं लैंगिक जैविक घड़ी। अच्छा, थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा था? एच के समान, इसलिए इसको बोलते हैं एच ग्रंथि। इसका आकार कुछ कुछ देखने में तितली जैसा भी दिखता है ना, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? तितली ग्रंथि। तो इसको हम तितली ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, पैराथायराइड ग्रंथि देखो कहां पर है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर चिपकी हुई है, इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं ग्रंथि में ग्रंथि, है ना, यानी ये दूसरी ग्रंथि के अंदर जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ग्रंथि में ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, थाइमस ग्रंथि का एक नाम और है, वो दे देता हूं मैं, प्रतिरक्षा का सींग। इसको प्रतिरक्षा का सींग कहा जाता है। ये क्या है? प्रतिरक्षा मतलब होता है हमारी रोगों से सुरक्षा, है ना। हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है कि कोई भी रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो हम उसको हमारे शरीर द्वारा ही नष्ट कर देते हैं और उससे हम बच जाते हैं, रोग नहीं होता। और ये काम कौन करवा रहा है? थाइमस ग्रंथि। ये हमें रोगों से बचाती है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रतिरक्षा का सींग। अग्नाशय ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों से थोड़ी अलग है। ये ग्रंथि अंतःस्त्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है, मतलब ये दो तरह के रस निकालती है। ये बहिस्त्रावी रस भी निकालती है और अंतःस्त्रावी रस भी निकालती है, इसीलिए इस ग्रंथि को एक नाम देते हैं क्या? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए नीचे आ जाइए आप। एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं 4S ग्रंथि, क्योंकि ये 4S वाले काम करता है। क्या क्या? ये 4S वाले काम है। एक तो है साल्ट, एक है शुगर, एक है सेक्स और एक है स्ट्रेस। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में साल्ट यानी लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। शुगर यानी शर्करा, हमारे शरीर में शर्करा की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये जनन संबंधी व्यवहार यानी यौन व्यवहार को प्रभावित करता है और ये हमें तनाव से बचाता है। तनाव के समय हमें बचाता है, आपातकालीन परिस्थितियों में हमें सुरक्षा देता है, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहते हैं और इसी वजह से इसको कहा जाता है 4S ग्रंथि। क्लियर है? अच्छा, अंडाशय ग्रंथि जो है ना, इसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है जो नर युग्मक से मिलके संतान बनाता है, यानी ये ग्रंथि जनन से संबंधित है और मादा में मिलती है। तो क्या बोल देंगे इसको? हम इसको ऐसे बोल दें, मादा जनन ग्रंथि। कह सकते हैं ना, मादा जनन ग्रंथि। और ऐसे ही पुरुषों में होता है। पुरुषों के अंदर नर युग्मक बनाने वाले, जनन के लिए सहायता करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कहां बनती है? वृषण में। इसलिए हम वृषण को क्या बोल सकते हैं? नर जनन ग्रंथि। इसे हम कह सकते हैं नर जनन ग्रंथि। क्लियर है यहां तक सभी को? एक एक बात समझ में आ रही है? आई होप आपके सब समझ में आया होगा। इन सभी ग्रंथियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनकी स्थिति ध्यान रखनी है, इनकी संख्या ध्यान रखनी है और इनके उपनाम ध्यान रखने हैं। यदि आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फिर किसका नाम आएगा? पीयूष ग्रंथि। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य कौन करती है? तो फिर पीयूष ग्रंथि।
इन ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो भी पीयूष ग्रंथि। हमें हमारे शरीर को समय का ज्ञान कौन कराती है? तो फिर घड़ी यानी कि पीनियल ग्रंथि। क्लियर? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि यानी हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अच्छा, कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे छोटी होती जाती है? यदि ऐसे पूछ लूं मैं तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ते जाने पर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिसका प्रभाव कम होता जाता है? तो वो कौन आएगा? थाइमस ग्रंथि। इसी वजह से तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर रोग जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा का कार्य करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, इन सभी ग्रंथियों में से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों की तरह काम करती है? तो फिर किसका नाम आ जाएगा बताओ? फिर नाम आ जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर है? आई होप ये सारी बातें आपके एकदम फिट बैठ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।